हेलो फ्रेंड, गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। और एक आवश्यक सूचना है कि गुरुकुल विजन एकेडमी की तरफ से नवंबर में जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक सुपर 30 बैच चलाया जा रहा है, जिसमें 30 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा और उनको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है। और इसमें ये प्रावधान है कि आप लोग आएँ, आप लोग पढ़ें, एनरोल कराएं और उसके बारे में पहले समझें कि क्या है सुपर 30 के आखिर निकालने के पीछे रीजन क्या है, क्या है। ठीक है। और उसमें आपको एक मैराथन की तरह पढ़ाया जाएगा। बस आपको आना है, नवंबर तक का समय आपको देना है। नवंबर तक का समय आप मुझे दीजिए, आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। सिलेक्शन दिलवाएंगे इसका मतलब ये है कि आपकी फुल तैयारी करवाई जाएगी और जहां तक बेस्ट होगा आप देने की कोशिश करें, रिजल्ट अपने आप होना है। ठीक है फ्रेंड। तो ये आप लोग जो भी जिनका भी एसएससी जीडी के लिए क्वालिफिकेशन है और जिनका हाइट है और जो क्राइटेरिया को पूरा करते हैं वो आए और यहाँ पे मिले, पहले देखिए कि उसका करिकुलम क्या है, क्योंकि हर एक चीज को डिटेल में बताना ऑनलाइन बताना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप लोग आइए, एक बार देखिए, खुद ब खुद आप संतुष्ट होंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी करें। ठीक है। तो चलिए। और दूसरी, तब जेपीएससी वालों कैसे हैं? सब सही हैं? हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक दो दिन में रिजल्ट आने ही वाला है, ऑन द वे है और सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। और जब पढ़ना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चाहिए। जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास अथाह संसाधन है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं भी 40,000, 50,000, 60,000 रुपये देकर वो तो पढ़ लेंगे, उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनके पास संसाधनों की कमी है, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए ये सीरीज चलाया जा रहा है। जो लक्ष्य सीरीज हमारा है उसमें जेपीएससी से रिलेटेड जो कुछ भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स को करवाया जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक करवा दिया गया है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक टॉपिक बच रहा है, बायोटेक्नोलॉजी, जो आपको करवाया जाएगा। बाकी अभी हम लोग पॉलिटी में चल रहे हैं, हिस्ट्री में चल रहे हैं, इकोनॉमी। तो इस तरीका से अब हम लोग एक मॉडल आंसर के रूप में लेकर आप सबके सामने आए हैं। तो चलिए हम लोग लगातार उसी को देखते हुए उसी को चलाते हैं। और आपसे भी एक गुजारिश है कि जो आपके सभी संबंधित होंगे, जो पलामू में होंगे, डाल्टनगंज के आसपास होंगे, ठीक है, तो गुरुकुल विजन एकेडमी की तरफ से एक सुपर 30 का बैच चलाया जा रहा है जो एसएससी जीडी को टारगेट किया गया है। और इसमें 30 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे होगा और उनको पूरी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है। तो आप लोग के जो भी सभी संबंधी होंगे तो उनको बताने की कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग डायरेक्ट आते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, किसका है? आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। और इसमें आपका क्या दिया हुआ है, देखिए, जो पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का जो पहला ही टॉपिक है उसी टॉपिक को आपको एक क्वेश्चन के रूप में बदल दिया गया है। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, आपका प्रियम्बल है। इसमें जो प्रस्तावना है उसमें आपका एक धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक और समाजवादी, ये तीन शब्द दिया हुआ है। इन्हीं तीन शब्दों को, इन तीन शब्दों को क्या आपको बताना है? उनके पीछे दर्शन को बताना है कि आखिर दर्शन क्या है। संविधान की प्रस्तावना में कैसा धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी के पीछे दर्शन क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझें कि प्रस्तावना होता क्या है। देखिए, प्रस्तावना इसमें लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। लेकिन समझिए कि जिस तरीका से एक बुक होता है, जिस तरीका से एक बुक होता है, उसके पहला पेज पे उस बुक के बारे में बताया हुआ होता है। तो जस्ट उसी तरीका से हमारा जो संविधान है, जो हमारा संविधान है, उसी का एक क्रक्स, कंक्रीट के रूप में प्रस्तावना को लाया गया है। यानी प्रस्तावना ये मार्ग दिखाता है कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज है। अगर आप समझें तो आपका जो संविधान है, जो आपका संविधान है, उसी का मूल तत्व, जो निष्कर्ष है, या उसका निष्कर्ष आप कह सकते हैं कि पूरे तरीका से निष्कर्ष आपका प्रस्तावना में है। अगर आप प्रस्तावना को अच्छा तरीका से पढ़ लें
तो आप उसको अच्छी तरीके से आप संविधान को समझ सकते हैं। तो उसी तरीके से देखिए, आपको मान के चलिए क्वेश्चन जो आपका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी तथा इसके पीछे के दर्शन का उल्लेख करें, तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना का संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। आप सबसे पहले प्रस्तावना का संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। दूसरी तरह से प्रस्तावना का मूलभूत तत्वों का उल्लेख कीजिए कि मूलभूत तत्व क्या है, प्रस्तावना में ऐसा क्या चीज है, क्या छिपा हुआ है, उसके बारे में बताइए। उसके बाद आप धर्मनिरपेक्ष को अलग बताएं, लोकतांत्रिक को अलग बताइए और समाजवादी को अलग बताइए। ये तीन शब्द हैं, ठीक है। ये तीन शब्द को आपसे पूछा है, इसका दर्शन पूछा है कि आखिर क्या तरीका से है, आखिर लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी दिया हुआ है, उसके बारे में आप बताइए, ठीक है। तो इनका तत्वों का उल्लेख करते हुए इसके पीछे का जो दर्शन है ना, बस वो बताना है, दर्शन बताना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, प्रस्तावना संविधान का परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना जो होता है संविधान का पहला पेज उस तरीके से प्रस्तावना है जो संविधान का परिचय दे देता है कि संविधान में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, हमारा संविधान क्या होता है, उसके बारे में बताया है। और उसके संविधान की भूमिका, मतलब भूमिका मान के चलिए कि जब आप एक लोक कलाकार को जब देखते होंगे, तो जब आप कलाकार को देखते होंगे तो कोई सिंगर है तो उनको उनके गाने से पहले कोई एक अनाउंस करते हैं कि एक नाम का सिंगर है, उनके बारे में ये चीजें हैं, तो वो आपका हो गया, तो भूमिका बताता है, ठीक है। इसमें संविधान का सार छिपा हुआ रहता है, इस संविधान क्या है, उसका दर्शन क्या है, तो पूरा का पूरा संविधान को ये अपने आप में समेट के रखता है। तो उस तरीके से इसमें संविधान का सार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो पंडित नेहरू द्वारा बनाया गया एवं पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, तो आप देखेंगे कि पंडित नेहरू के द्वारा जब 1946 में संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। जब उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, तो उसी को थोड़ा बहुत इधर उधर करके और उसी को आप हमारा जो संविधान है उसको प्रस्तावना के रूप में अडॉप्ट कर लेता है। अडॉप्ट कब करता है? 26 जनवरी 1949 को करता है, जिसे हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो देखिए ये हुआ आपका। अब देखिए प्रस्तावना, ठीक है, यानी कि जो प्रस्तावना है, देखिए प्रस्तावना की संकल्पना सबसे पहले कहां से आता है? तो प्रस्तावना की सबसे पहले जो संकल्पना होता है वो यूएसए से आता है। ये यूएसए से आता है आपकी 1776 में, जब उसका संविधान मतलब देश आजाद होता है और संविधान को लाया जाता है, ठीक है। तो उसी समय यूएसए के संविधान में प्रस्तावना दिया गया था। तो उसी से प्रभावित होकर कहीं न कहीं पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं कि आखिर क्या रूप में हमको चलना है, संविधान का सार क्या होना चाहिए, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम लोग उसको आपका प्रस्तावना के रूप में ले लिए। अब देखिए क्या है प्रस्तावना, लेकिन जो प्रस्तावना मूल प्रस्तावना था उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन किया गया, ठीक है। संशोधन करके उसमें तीन चीज को ऐड किया गया, जिसमें देखिए आपका एक हो गया समाजवादी, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना है, जो टॉपिक में दिया हुआ है जेपीएससी के टॉपिक सिलेबस में ये दिया है कि समाजवादी आपको पढ़ना है। एक हो गया आपका धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसको भी 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया। और तीसरा वर्ड था अखंडता। देखिए अखंडता इसलिए लाया गया था कि जब आप देखेंगे कि 1975 का जब इमरजेंसी लगा था, इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगा दिया गया था, तो उस समय देश में बहुत तोड़ फोड़ हुआ था। आपका सांस्कृतिक धरोहर थे उनको तोड़ा गया, ठीक है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उसको नजरअंदाज किया गया, ठीक है, देश की एकता और अखंडता पे ये बात आ गया था। तो इसीलिए स्वर्ण सिंह समिति का जब गठन किया गया था, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे चीजों को जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया, ठीक है। तो उसी तरीके से उसमें 42वां संविधान संशोधन लाया गया, उसमें यह बोला गया कि अखंडता शब्द को ला दिया जाए, अखंडता, ठीक है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में देश को खंडन नहीं किया जाएगा।
देश का खंडन नहीं किया जाएगा, उसका विभाजन या उस पे आंच नहीं आना दिया जाएगा। तो ये संविधान के ये संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपका प्रस्तावना में ला दिया गया। और आप जान लीजिए कि जब प्रस्तावना में कोई चीज ऐड हो जाता है यानी कि संविधान का मूल तत्व हो जाता है, वो मूल तत्व हो गया, यानी संविधान में वो आपका अंगीकृत हो गया। आगे जब देखेंगे कि देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो मूलतः 4 तत्वों पे आपका 4 तत्वों पे टिका हुआ है। ठीक है, जैसे कि देखिए पहला तत्व देखिए आपका यहाँ पे है, संविधान के अधिकार के स्रोत क्या है। देखिए संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। मान के चलिए कि आपका भी किसी के ऊपर अधिकार होगा, तो अधिकार का स्रोत क्या है, या आपके ऊपर किसी का अधिकार है तो अधिकार का स्रोत तो होना चाहिए ना, सोर्स तो होना चाहिए ना। तो उसी तरीका से जब संविधान बना था तो संविधान अपना अधिकार कहाँ से लाएगा, उसको कुछ अधिकार दिया जाएगा। वो अधिकार कौन देगा, तो देश के नागरिक देंगे। देश के नागरिक मिलकर संविधान को अधिकार देंगे कि आपको इन तत्वों के साथ में निम्नलिखित तत्वों के अनुसार आपको चलना है। उसी के अकॉर्डिंग संविधान का जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, लोगों के हितों की रक्षा करना है, या फिर जो देश को चलाने के लिए जो कार्यपालिका विधायिका जो होंगी उनके लिए भी एक नियम कानून बनाया जाएगा, नियमबद्ध किया जाएगा। साथ ही साथ न्यायपालिका को ये बताया संविधान के द्वारा ही, यानी कि संविधान के द्वारा, संविधान किसके द्वारा, जनता के द्वारा ये तत्व दिया गया कि आप अगर विधायिका और कार्यपालिका कुछ भी मनमानी करे तो आप चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी अपनाएं। ठीक है, तो ये संदर्भित करता है भारतीय संविधान को। देखिए भारत के लोगों से शक्ति का अधिग्रहित किया गया, शक्ति अधिग्रहित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसा है देखिए भारतीय संविधान की आपका प्रकृति कैसा है, तो देखिए संप्रभु है, समाजवादी है, गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है। ठीक है, इस तरीके से देखिए संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो इस तरीके से आप देखें कि ये तरीके से मूल तत्व हैं जो संविधान की प्रकृति झलकती है। आगे देखिए क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है। आखिर मान के चलिए संविधान तो बन गया, लेकिन संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए ठीक है, तो संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए भारत के लोगों, याद रखिएगा लोगों और नागरिकों में क्या डिफरेंस है जरा आप लोग बताइए। तो लोगों या नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता को बढ़ावा देना है। ठीक है, बढ़ावा देना है, किसी के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, यानी उन लोग में न्याय भी देना है आपको। ठीक है, कौन सा 3 आपका न्याय आपका कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइए, आर्थिक, राजनीतिक और एक और सामाजिक। ठीक है, उसी तरीके से स्वतंत्रता आपको देना है। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो, ठीक है, उसी तरीके से सामाजिक स्वतंत्रता हो, मतलब जिस तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए वो स्वतंत्रता आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, अब ये स्वतंत्रता कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल 19 में दिया गया है। तो प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना है यहाँ पे, तो वहां पे डीपीएसपी में राज्य को स्वतंत्रता दिया गया है, यानी कैसा कैसा स्वतंत्रता वहां दिया गया है, तो आपका आर्थिक और राजनीतिक दिया गया है। जब आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप फंडामेंटल राइट में देखेंगे तो यहाँ भी राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता दिया गया। उस तरीके से समता आपका आर्टिकल 14 से लेके आपका 18 तक समानता का अधिकार दिया गया। बंधुता यानी भाईचारा की भावना को इसमें बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि संविधान लागू होने की तिथि क्या है। तो देखिए इसमें ये बोला जाता है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की बात करता है। देखिए फ्रेंड, आज जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा तरीका से इसमें डिस्क्राइब किया है। जैसे क्या बोला है, अंगीकृत यानी संविधान को आप अंगीकृत कर रहे हैं, अपने आप पे आलिंगन कर रहे हैं, यानी संविधान जो है उसको हम अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, अपने आप पे अधिनियम के द्वारा नियमित करते हैं, अधिनियमित करते हैं। ठीक है,
तो क्या बोल रहा है आपका अंगीकृत, यानी अपने अंगों से उसको अंगीकृत कर रहे हैं, अपने आप में समा रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, अपने आप में नियमित कर रहे हैं, अपने आप में, ठीक है, अधिगम कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपका है आत्मार्पित, यानी कि आप संविधान को आत्मा में अर्पित कर रहे हैं, अपने आत्मा में ला रहे हैं उसको, जो कुछ भी होगा वो, जब आपको भी पता है कि जब भगवान की पूजा करते हैं तो आत्मा में बसाते हैं, ठीक है, किसी से प्रेम करते हैं तो आत्मा में बसाते हैं। तो उसी तरीके से संविधान जो है उसको भी बोला जाता है कि आप अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं और आत्मार्पित करते हैं, यानी 26 नवंबर को हम ये करते हैं। उसी तरीके से देखें प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी तत्वों के तथा इसके पीछे निहितार्थ दर्शन आपका क्या है, दर्शन होना चाहिए कि क्या है आपका दर्शन। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, दर्शन क्या आपका धर्मनिरपेक्ष है। तो वही बोल रहा है कि किसी देश या, देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे आपका जोड़ा हुआ है, लेकिन समझने के लिए कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि दो कॉन्सेप्ट है, एक आपका पश्चिम का कॉन्सेप्ट था और एक अपना इंडिया का। तो पश्चिम में क्या है आपका, देखिए धर्म अलग है, राज्य अलग है, धर्म अलग है, राज्य अलग है, यानी एक दूसरे में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। भारत में भी सेम है आपका, भारत में भी सेम है कि धर्म अलग है और राज्य अलग है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि कोई भी राज्य या कोई भी देश किसी एक विशेष धर्म को मान्यता नहीं दे, किसी एक धर्म को संरक्षण नहीं दे, इसके जगह पे जितने भी धर्म है वन आर्म की, एक बोला जाता है एक बाह की नीति, वन आर्म की नीति वो अपना के रखा है, वन आर्म की नीति वो अपना के भारत रखा है, यानी वैसा देश जो किसी भी धर्म को विशेष आरक्षण न दे, विशेष आपका संरक्षण ना दे, और सारे धर्मों को समान भाव से देखे, समान रूप से देखे, समान दृष्टि से देखे, यानी कि किसी देश में रहने वाले सभी धर्मों के बीच में समान हो, राज्य किसी को बढ़ावा न दे, राज्य का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, तो इसे धर्म, ऐसा जो राज्य होता है तो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बोला हूं कि किस राज्य का धर्म में हस्तक्षेप न हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अभी देखते हैं हम लोग, देखिए किसी देश या राज्य के परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता का आशय यह है कि राज्य किसी एक धर्म को संरक्षण, देखिए यहाँ न देकर सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे, ठीक है, और धर्म को राजनीति के साथ न जोड़े, तो ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य। लेकिन भारत में ये चीज है कि जो भी धर्म आपको मानना है मानिए, जो भी धर्म का प्रचार करना है प्रचार कीजिए, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर धर्म अति ऊपर जाता है, यानी धर्म के आड़ में अगर आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहां पे राज्य आपका इंटरफेयर कर देगा, आपको राज्य वहां पे इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूर्णतः धर्म को भारत नहीं छोड़ा है, यानी राज्य मतलब कि राज्य आपका स्टेट और रिलीजन, यानी कि राज्य और धर्म को पूर्णतः सेपरेट नहीं रखा गया, जैसा आपका पश्चिमी देशों में मिलेगा कि धर्म अलग है, राज्य अलग है, लेकिन भारत में धर्म भी अलग है, राज्य भी अलग है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे राज्य क्या करेगा, धर्म में हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। अब इसका क्या है दर्शन, क्या है, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जब हम लोग प्रस्तावना बेहतर रूप से बृहद रूप से पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना संविधान लागू होने के साथ ही अपनाया हुआ था, जो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के भाग 3 में धर्म की स्वतंत्रता, देखिए अनुच्छेद आपका 25 से 28 तक वर्णित था। देखिए ये पॉइंट का मतलब क्या है कि भारतीय संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आपको पता है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया था। अलग से धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता किसी तरीके से
संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया था, बल्कि संविधान में जो धर्म की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 से 28 तक का, उसी में ही धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है और साथ साथ धर्मनिरपेक्ष राज्य की भावना उत्पन्न होता है, प्रदर्शित होता है। लेकिन अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे फिर भी क्या है, इसके पीछे का निहितार्थ था कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं एवं भाईचारे की संकल्पना सुदृढ़ बनाए रखे हैं। ठीक है, जो आप देखेंगे आपका दिल्ली सल्तनत था, उसके पहले भी देखें, प्राचीन काल से ही देखेंगे कि इन सभी धर्मों के बीच आपसी सहमति गठजोड़ आपका बना हुआ था। अतः राज्य को इसका अलग से किसी प्रकार का उल्लेख करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि भारत में भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई ओला संकल्पना चल रहा था, तो जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। लेकिन सरकार द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया और धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द को स्पष्ट कर दिया गया। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य को स्पष्ट कर दिया गया कब? 1976 में। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड धर्मनिरपेक्षता के पीछे निहित दर्शन जो था वो देखिए, इसमें जो फैक्ट्स लिखा हुआ है, जो फैक्ट्स लिखा है वो तो आपको जानना है, साथ साथ जो डिस्कशन किया उस डिस्कशन को इसमें आपको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आगे आपका क्या है, आपका लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था। लोकतांत्रिक क्या है, तंत्र का मतलब क्या होता है, जाल होता है, तंत्र का मतलब जाल होता है। ठीक है, और लोक का मतलब जाने रहे जनता। ठीक है, तो लोगों का जाल से बना एक व्यवस्था को ही लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की संकल्पना अपनाया गया है जो संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। यानी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था होने के पीछे दर्शन यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो लोगों के हाथ में होती है, लोगों के तंत्र में होती है, लोकतंत्र में होती है। ठीक है, जो संप्रभु है, संप्रभु का मतलब होता है कि किसी का हस्तक्षेप इसमें न हो। ठीक है, आंतरिक हो या बाहरी हो, किसी का हस्तक्षेप न हो। अब जब आप देखेंगे आप कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रतिनिधि प्रणाली अपनाया गया है, जिसमें निम्न रूपों में लोकतांत्रिक लक्षण प्रस्तुत है। कौन सा? लोकतांत्रिक लक्षण प्रस्तुत है। देखिए, जब देखेंगे कि लोकतांत्रिक लक्षण आपको कहां देखने को मिलेगा, वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी को मत देने का अधिकार हो। देखिए, जब आप 8 या 9 का एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे पॉलिटी वाले सेगमेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसमें एक गरीब जो काम करने वाली बाई होती है वो, और जो डॉक्टर होते हैं, जो बड़े बड़े लॉयर होते हैं, वो सब एक ही लाइन में लगे रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोकतंत्र की भावना कितना मजबूत हो रहा है, समानता की भावना। तो देखिए वयस्क मताधिकार, यानी कि जब 18 साल का पूरा पूर्ण गया हो तो आप लोकतांत्रिक देश में मत डालने का अधिकार आपको मिल चुका है। उसी तरीके से सामयिक चुनाव समय समय पे चुनाव किया जाएगा, चुनाव करके जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको लाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि चुना गया तो लगातार 25 साल तक बना हुआ है, नहीं, जनता को अधिकार है कि हर 5 साल पे अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करे, वो गलत हो सही हो वो अपना डिसाइड करके चुनाव करेंगे। उसी तरीके से कानून की सर्वोच्चता, ठीक है, तो कानून की सर्वोच्चता आपका यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। ठीक है, यानी लोगों को किसी भी तरीके से दिक्कत होता है या कुछ भी होता है तो उसके लिए संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के द्वारा उनकी रक्षा करना होता है, की जाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है कि अगर विधायिका या कार्यपालिका किसी भी तरीका से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है या देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, अगर उसमें अगर ये लोग कुछ भी हस्तक्षेप करे कार्यपालिका विधायिका, तो आप इसमें चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी अपनाएं। ठीक है, इनको वॉच करें कि ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए सर्वोच्च आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता दी गई है। भेदभाव का अभाव, ठीक है, भेदभाव का अभाव यानी समानता की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, समानता की व्यवस्था किया गया है।
ठीक है, समानता की व्यवस्था किया गया है संविधान में। अब इसी तरीके से लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको आपको बचाने की कोशिश की गई। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग न केवल राजनीतिक लोकतंत्र के लिए, याद रखिएगा, न केवल राजनीतिक लोकतंत्र के लिए अपनाया गया है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी संकल्पित किया गया है। यानी जो लोकतंत्र होता है, देखिए लोकतंत्र जो होता है ना फ्रेंड, वो जीने की पद्धति है, जीने की पद्धति है, आपकी स्वतंत्रता क्या है, ठीक है, आगे मिलेगा। देखिए, लोकतांत्रिक शब्द किसी की जीवन पद्धति के रूप में देखा जाता है, ठीक है, देखा जाना चाहिए, जिससे स्वाधीनता, समानता, स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व को एक त्रयी के रूप में देखा जाने, यानी तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तीन अगर हैं आपके पास तो आप लोकतांत्रिक शब्द को अपना जीवन में आप अपना सकते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक शब्द, अब क्या आप स्वतंत्र रहना नहीं चाहते हैं? स्वतंत्र रहना चाहते हैं, कोई भी काम को स्वतंत्रता पूर्वक करना चाहते हैं, जो भी आपके पास बात है, जो आपकी भावना है, उसको प्रकट करना चाहते हैं। अब ये प्रकट कब होगा? यानी कि जो तंत्र है उसका व्यवस्था आप होंगे तब। अब इस व्यवस्था को सुरक्षा कौन देता है? तो हमारा संविधान देता है, क्योंकि हम शक्ति दिए संविधान को शक्ति दिए हैं, हमारे पूर्वज शक्ति दिए देकर गए हैं कि आने वाली पीढ़ियां या कुछ भी होंगी तो ये एक दायरा है, ठीक है, एक दायरा है, इसी दायरा में रहकर करेंगे, तो हमें तो शक्ति मिला है। तो लोकतांत्रिक शब्द जो होता है ना, जीवन की पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए, जो कि स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व के एक त्रयी के रूप में देखने की आवश्यकता है। यदि इन तीनों को अलग करके देखा जाए तो लोकतांत्रिक जीवन पद्धति अधूरी नजर आती है, ठीक है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोला था 1997 में बोला था कि संविधान एक महत्वपूर्ण, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने भी लोकतंत्र, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको परिभाषित किया है और बोला है कि आपका जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करे, अब इसी से आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होता है। क्योंकि अगर कोई भी अभाव में रहेगा तो वो अच्छा तरीके से लोकतांत्रिक जीवन पद्धति को नहीं अपना पाएगा। उसी तरीके देखिए, समाजवादी शब्द के बारे में ये क्या है आपका? भारतीय संविधान में समाजवाद की संकल्पना संविधान की भाग 4 में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो समाजवाद का जो भावना है वो हमारा नीति निर्देशक तत्वों में देखने के लिए मिलता है, परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में ना समाजवाद का दर्शन शुरू से ही अपनाया गया था इसमें। अब इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें जो बड़े-बड़े जो प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट जो ग्रुप्स थे, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसलिए क्योंकि देश जब आजाद हुआ था उस समय देश इस हालत में नहीं था कि आपका देश में किसी तरीके से समाज, जो पूंजीपति जो अर्थव्यवस्था है उस रूप में काम करे, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है वो प्रॉफिट पे काम करता है। अब प्रॉफिट भारत के पास वैसा नहीं था, ठीक है। भारत ऑलरेडी औपनिवेशिक शासन से तंगी पाके आजाद हुआ था, तो इसलिए गरीबी और बदहाली की स्थिति में था, ठीक है। इसीलिए जो संविधान निर्माता जो थे वो ये चाहते थे कि किसी भी रूप में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसको नहीं अपनाना है, ठीक है। इसीलिए समाजवादी शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख कर दिया गया था, ठीक है। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और लेकिन उससे पहले क्या है, कांग्रेस का जो अवार्डी सत्र हुआ था उसमें समाजवाद को अपनाने का प्रस्ताव भी पारित किया हुआ था और उसी के अनुसार कार्य किया गया और जो कुछ भी था उसको बताया गया, जो कुछ भी था उसको अपनाया गया कि समाजवाद अर्थव्यवस्था पे काम करना है, ठीक है। अब आने वाले समय में जब समाजवाद को जब स्थापना करना था तो समाजवाद की संकल्पना देखेंगे कि जो एयरवेज था, एयर इंडिया, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, LIC का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उसी तरीके से SBI का कर दिया गया,
आगे चलेंगे तो जो 14 जो आपका बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारा नेशनलाइजेशन किया गया था। और वो किसके लिए? समाजवादी। देखिए 1955 के अवारी सत्र में जो समाजवाद की संकल्पना आया था ना, उसी के तहत ये सब करता किया गया था। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है, मार्क्सवादी समाजवाद नहीं है। मार्क्सवादी समाजवाद में क्या होता है कि जो कुछ भी है देश का संपत्ति वो राज्य का हो जाता है, सरकार के अंतर्गत आ जाता है और वो अपने अनुसार चलाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक है। यहाँ पे कुछ लोग अपना काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी था और आपका जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था उसका कुछ लक्षण राज्य अपने में रखा था। अब इस तरीके से मिलाकर समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाया गया था। वही लोकतांत्रिक समाजवाद था जिसमें देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत अपनाया गया और समानता समता की संकल्पना को मजबूत करने की कोशिश की गई। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है, ये नहीं है। देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यानी कि असमानता को समाप्त करना है, समानता लाना है। समानता कब लाएगा? समानता कब आएगा? जब समाजवाद की जो संकल्पना है वो सुदृढ़ हो, समाजवाद की संकल्पना सही हो, तो उसी के लिए लाया जाएगा। उसी तरीके से भारतीय समाजवाद मूलतः मार्क्सवादी समाजवाद और गांधीवादी समाजवाद का मिला जुला असर संदर्भित करता है। हालांकि जब वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण यानी कि एलपीजी जो रिफॉर्म आया, ठीक है, जिसका नई आर्थिक नीति 1991 में भारतीय समाजवाद की संकल्पना को कुछ हद तक लचीला बनाया है। कुछ हद तक लचीला इसलिए बनाया समाजवाद की संकल्पना को क्योंकि ये देखिए मैक्सिमम चीजें प्राइवेटाइजेशन होती जा रही है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है क्योंकि सरकार जो राजकोषीय घाटा बढ़ते चला गया, ठीक है। राजकोषीय घाटा जब बढ़ेगा तो उस राजकोषीय घाटा को दूर करने के लिए, देश में पूंजी लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को ही बढ़ावा दिया जाएगा। और जब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा तो उस सिचुएशन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रबल होगी। और जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रबल होगी तो कहीं ना कहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होगा ना। तो वही बात यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से आगे का देखिए, अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान प्रस्तावना, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्शन एवं मार्गदर्शक भी है, ठीक है, कि प्रस्तावना जो संविधान का दर्शन तो है ही, साथ साथ मार्गदर्शक भी है, साथ ही धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी दर्शन की भावना को मजबूती प्रदान करके, ठीक है, संविधान की मूल भावना को संजोए रखा है। इस तरीके से फ्रेंड आपका जो प्रस्तावना का एक क्वेश्चन था ये खत्म हुआ। और आप लोग देखिए इसी में ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो आपका जो क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और इस क्वेश्चन को अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद इस मॉडल आंसर से आप लोग मिलाइए, ठीक है, इस क्वेश्चन को इस मॉडल आंसर से आप लोग मिलाइए और फिर देखिए कि हाँ क्या तरीका से। देखिए यहाँ पे सॉरी ये देखिए आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिखिए, अपने तरीके से मिलाइए और देखिए कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपका मॉडल आंसर आपको दिया हुआ है, आप लोग इससे मिलाएं, ठीक है फ्रेंड। तो डेली जो 1-2 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है ये आपको लगातार मिलता रहेगा, आप लोग इसका फायदा उठाइए जहां तक हो सके। और यहाँ पे अगर कहीं किसी और टॉपिक की जो मतलब नीड हो, जो जल्दी पूरा करना, उसके बारे में बताइए ताकि हम लोग उसको जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड आगे की तैयारी कीजिए, आप लोग एग्जाम होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। तो फ्रेंड ऑल द बेस्ट, आप लोग अपना तैयारी को जारी रखिए।